हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश फार्मेसी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माको थेराप्यूटिक्स। एक न्यू सब्जेक्ट आया है डी फार्म सेकेंड ईयर में अब की बार, फार्माको थेराप्यूटिक्स। उसी को हमने पढ़ रहे थे, तो उसका फर्स्ट चैप्टर हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसका सिम्टम पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे सब, और फार्माकोग्नोस्टिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोग्नोस्टिकल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर 2 हाइपरटेंशन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर 2 हाइपरटेंशन। देखिए यहाँ पर बीपी मेजरमेंट की जा रही है। बीपी मेजरमेंट करने वाली मशीन का क्या नाम होता है? स्टेटोमैग्नोमीटर। आगे देखिए इंट्रोडक्शन द कार्डियोकुलर सिस्टम इज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। जो कार्डियोकुलर सिस्टम होता है उसे हम अपने बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के विभिन्न आर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है हार्ट, सेकंड है ब्लड वेसल्स, थर्ड है ब्लड। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हार्ट का भी रोल होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ब्लड वेसल्स का भी रोल होता है और ब्लड का भी रोल होता है। तो चलिए देख लेते हैं। द हार्ट एक्ट एज ए पंप। हार्ट जो है वो एक्ट करता है एज ए पंप, क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है। द ब्लड वेसल्स एक्ट लाइक डिलीवरी रूट एंड ब्लड एक्ट्स एज फ्लूइड विच कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है वो डिलीवरी रूट की तरह, कि किसी रास्ते से कोई चीज़ किस रास्ते से डिलीवर होगा, तो डिलीवरी रूट की तरह, तथा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कंटेन्स करता है लेंस से और हमारे बॉडी के विभिन्न सेल तक पहुंचाता है। इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब की बार हम लोग देखेंगे हाइपरटेंशन का डिफिनेशन। तो हाइपरटेंशन का डिफिनेशन देखिए। डिफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी ब्लड वेसल्स wall is too high, usually systolic blood pressure higher than 140 and diastolic blood pressure above 90 mmHg. This condition is persistently high. एक इसका बेसिकली मतलब यह है, हाइपरटेंशन वह कंडीशन होता है जिसमें ब्लड का फोर्स आर्टरी वाल्व के अगेंस्ट यूजली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से एबव mmHg तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से एबव हो जाता है, तथा दिस कंडीशन यह कंडीशन प्रेसिडेंटली हाई होता है। ऐसा नहीं हो कि एक बार हाई होकर लो हो गया तो इसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे। यह लगातार बढ़ता रहेगा तो हम इसको हाइपरटेंशन कह सकते हैं। तो देखिए कुछ कंडीशन है हमारा हाइपरटेंशन, कितने कितने स्टेज में कितना कितना हाइपरटेंशन होगा, तो आगे देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक कितना होता है? 120 mmHg एंड डायस्टोलिक कितना होता है? 80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में 140 से 159 सिस्टोलिक होता है। 140 से 159 सिस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक जो होता है 90 से 99 होता है। डायस्टोलिक हमारा 90 से 99 होता है। फिर देखिए हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2। स्टेज 2 में यदि हम पहुंचते हैं तो स्टेज 2 में 160 से हायर हो जाएगा सिस्टोलिक वाला। सिस्टोलिक वाला 160 से हायर हो जाता है और डायस्टोलिक जो है 100 से हायर हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। फिर
हाइपरटेंशन क्रोनिक हाइपरटेंशन क्रोसिस में बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है। तो यदि हायर देन 180 से ऊपर हो जाता है, 180 से ऊपर जो है डायस्टोलिक सिस्टोलिक हो जाता है, और डायस्टोलिक जो है 110 से ऊपर हो जाता है। 180 से ऊपर सिस्टोलिक हो जाता है और डायस्टोलिक जो है 110 से ऊपर हो जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। इटियोलॉजी क्या क्या है? इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन कि क्वाज कौन कौन सा क्वाज है जिसके कारण हमें हाइपरटेंशन होता है। साल्ट सेंसिटिविटी के कारण होता है, अब नॉर्मल आर्टरी के कारण, ब्लड वॉल्यूम के कारण होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, और बहुत सी फैक्टर हैं जिसके कारण हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है साल्ट सेंसिटिविटी, एबनॉर्मल आर्टरी, ब्लड वॉल्यूम, जेनेटिक डिसऑर्डर, सेंसिटिव पर्सन, थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम, एड्रिनल पोटेशियम डिफिशियंसी। बहुत से कारण से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। आगे देख लेते हैं। देखिए टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बेसिकली दो टाइप का होता है। टाइप ऑफ हाइपरटेंशन प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? इसेंशियल कहते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन को इसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी को नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कॉज होता है वो अननोन होता है, तथा सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज जो होता है वो नोन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन बेसिकली लाइफ स्टाइल, जेनेटिक, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, हाई साल्ट, इसके कारण होता है, तथा सेकेंडरी वाला जो होता है थायराइड प्रॉब्लम या कोई डिजीज है उसके कारण होता है। आगे देखिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। पैथोफिजियोलॉजी इसमें हम RAAS सिस्टम के अनुसार हम देखेंगे। तो पहले एंजियोटेंसिनोजन लीवर सिक्रीट करता है, फिर वहाँ से हमारी रेनिन जो है रेनिन नाम का एक एंजाइम सिक्रेट करती है किडनी। फिर एंजियोटेंसिनोजन के साथ ये मिलकर एंजियोटेंसिन 1 बना लेता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये लंग्स से सिक्रीट होता है। तो लंग्स इसको सिक्रीट करता है। एंजियोटेंसिन 1 से जब मिलता है ये तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसोकॉन्ट्रिक्शन और सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तथा एबनॉर्मल रिलीज करता है, जिससे हमारा BP जो है इंक्रीज हो जाता है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ये आपको नीचे वाला यहाँ से ये इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये RAAS ऊपर जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन है, क्या क्या सिम्टम है? तो डिजीनेस, चक्कर आ सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है या घट सकता है, नोजिया, आपको नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग, आपको उल्टी हो सकता है, फैंटेड, आप मूर्छित हो सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, फैटिग्यू, आपको थकावट लगती है। आगे देखिए फार्माकोग्नोस्टिकल मैनेजमेंट। फार्माकोग्नोस्टिकल मैनेजमेंट में हम डायरेटिक्स दे सकते हैं, डायरेटिक्स दवा दे सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं। डायरेटिक्स में फ्रूसेमाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हो गया, ये हमारे यूरिन के फार्मेशन को बढ़ा देता है, जिससे हमारे ब्लड में जो हाई मात्रा होती है सोडियम की वो बाहर निकल जाती है। फिर ACE इनहिबिटर दे देंगे। ACE इनहिबिटर क्या करेगा? जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, जो वो हार्ट के वर्कलोड को डिक्रीज करेगा। इसमें बैरापिमील हो गया, वैसोडाइलेटर हो गया, मिनॉक्सिडिल हो गया, अल्फा ब्लॉकर हो गया, प्राजोसिन हो गया, फिर बीटा ब्लॉकर हो गया। यह हार्ट के वर्कलोड को कम करता है। इसमें प्रोपेनॉल जो है ड्रग है। आगे देखिए हमारा नॉन फार्माकोग्नोस्टिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोग्नोस्टिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले रिड्यूस साल्ट को हमें कम खाना चाहिए। ईट
फ्रूट एंड वेजिटेबल रेगुलरली हमें हाइपरटेंशन में फ्रूट और वेजिटेबल का सेवन करना चाहिए। अवॉइड द सैचुरेटेड फैट, हमें सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए तथा जो तली भुनी चीज़ है उसको कम खाना चाहिए। अवॉइड तम्बाकू को हमें कम खाना चाहिए, नहीं स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। रेड्यूस एल्कोहल को भी हमें नहीं पीना चाहिए। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए या दौड़ भाग थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए हाइपरटेंशन में। चलिए, तो आशा करते हैं मेरे द्वारा समझाया गया सभी टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए, या समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।